नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास का जो मैंने सीरीज शुरू किया हुआ है उसका 7वां पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके 6 पार्ट तक अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल करके, आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो हैं सारे के सारे ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कालिदास थे वह इनमें से क्या थे। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गुप्त काल के कवि थे। आपको बता दें दोस्तों कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इस प्रकार कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आपको बताना है कि जो आर्यभट्ट थे वह भारत के प्रसिद्ध क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गणितज्ञ। आपको बता दें मित्रों कि आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया। आपको बताना है जो कि इनमें से कौन सा गुप्त शासक जो था जो शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त। आपको बता दें दोस्तों कि कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति सुव्यवस्था का काल माना जाता है और समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने सुसंगठित एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसने वैदेशिक संबंधों को भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और मैक्सिमम बार रिपीट होता है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। आपको बताएं जो चीनी यात्री वेनसांग था वह किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। आपको बता दें दोस्तों कि चीनी यात्री वेनसांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष था, जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था और उसने सीयूकी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री में बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आई चिंग। आपको बता दें कि इतचिंग, जिसे हम इचिंग भी कहते हैं, इसने 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया और वेनसांग के पश्चात इतसिंग ने भारत की यात्रा की थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया, जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशल ई बुक है दोस्तों। इसमें जितने भी 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप दोस्तों इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप इस ई बुक को भी जरूर से जरूर लीजिए दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने
तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहाँ है, यानी आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री ने कहा था कि तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वेनसांग। आपको बता दें कि चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी भारत में जो यात्री आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वेनसांग, इत्सिंग और थॉमस रो। आपको बता दें दोस्तों कि जो वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इत्सिंग की बात करें दोस्तों तो यह 700 से 712 ईस्वी के मध्य आया था और थॉमस रो की बात करें दोस्तों तो यह मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों NTPC CBT 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं RRB CBT 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हर्षवर्धन ने शासन किया था, आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था उसने कब शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 7वीं शताब्दी के दौरान। बता दें कि पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 47 ईस्वी तक शासन किया था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हर्ष की आत्मकथा थी वह इसमें से किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट ने। आपको बता दें दोस्तों कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, जो वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है और इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। और इसमें 8 उपच्छवास हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। बताना है कि हर्षवर्धन द्वारा इनमें से कौन सी रचित नाटक है। इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रत्नावली। आपको बता दें दोस्तों कि हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था वह इनमें से किसे हराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुलकेशिन द्वितीय। आपको बता दें कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला अंतिम युद्ध नहीं था और 643 ईस्वी में हर्ष का कोंगोद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ था वह इनमें से कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा। आपको बता दें दोस्तों, नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित कराया था और वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन था। आपको बताना इनमें से कि कौन बंगाल का समकालीन था हर्ष के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शशांक।
आपको बता दें दोस्तों कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था और शशांक को बंगाल की यशस्वी शासकों में गिना जाता था और इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी, जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रांगामाटी नामक कस्बे से की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है कि जो हर्ष के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कन्नौज। आपको बता दें दोस्तों कि कन्नौज का प्राचीन नाम कान्याकुंभज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था, और कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया, और इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी और हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली थी और 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गंगों की प्रथम राजधानी थी, आपको बताना है कि जो गंगो थे उनकी प्रथम राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कोलर। बता दें कि जो गंगों की प्रथम राजधानी कोलार यानी कोलर थी, जो बाद में तलक्काडू हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आपको बताना है कि जो कामरूप है इनमें से किसका प्राचीन नाम है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी असम का। बता दें कि असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था और असम का एक प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी और बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था और गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल का प्राचीन नाम था, अब आपको बताना है, अभी मैंने बताया कि इसमें से बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गौड़। आपको बता दें कि जो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था और कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था और 9वीं 10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महान तमिल साहित्य सिलप्पडिकाराम के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है कि जो महान तमिल साहित्य सिलप्पडिकाराम है उसके रचयिता इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इलिंगो। बता दें दोस्तों कि सिलप्पादिकारम की रचना इलिंगो अदिंगल ने की थी और यह चेर शासक सेन गुट्टुवन का छोटा भाई था और इस ग्रंथ में पुहार के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उनकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तमिल रामायण कृति है, अब आपको बताना है कि जो तमिल रामायण कृति इनमें से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंबन की। बता दें दोस्तों कि चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की और यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है और इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से चोल राजा कौन है जिसे गंगईकोंड कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र चोल। बता दें दोस्तों कि राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका पर कब्जा किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र। आपको बता दें दोस्तों कि चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन्नरूव को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि इनमें से चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राजराजा द्वितीय। आपको बता दें कि राजराजा जो प्रथम का शासनकाल था तो यह 985 से 1015 ईस्वी तक था। इसी तरीके से राजेंद्र द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1052 से 1064 ईस्वी था और राजराजा द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1150 से 1173 ईस्वी था। और बात करें हम पुलकेशिन द्वितीय की तो पुलकेशिन द्वितीय का 610 से 642 था, लेकिन यह चोल वंश का अंतिम राजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी चालुक्य वंशी शासक था। यानी यह चोल वंश का नहीं था, कौन सा था? तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चोल। बता दें कि चोल शासक अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थी। पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? यानी आपको बताना है इनमें से किस शासक के पास नौसैनिक शक्ति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चोलों के पास। बता दें दोस्तों कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था और इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी और इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।